नमस्कार, मैं रवीश कुमार। क्या बीजेपी बीएसपी का भी घर चलाने लगी है? लोग अब संदेह नहीं कर रहे बल्कि दावा भी करने लगे हैं कि आकाश आनंद को बीजेपी के दबाव में हटाया गया है ताकि बीएसपी अपना वोट बीजेपी को ट्रांसफर करे और बीजेपी की तरफ गया बीएसपी का वोट वापस बीएसपी की तरफ ना आए। वे केवल आकाश आनंद को नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद से हटाने का उदाहरण नहीं दे रहे, बल्कि यह भी गिना रहे हैं कि बस्ती में दयाशंकर मिश्रा और जौनपुर में श्रीकला धनंजय सिंह का टिकट बदले जाने के पीछे बीजेपी का दबाव हो सकता है। यह चर्चा चल ही रही थी कि आकाश आनंद के हटाए जाने की खबर आ गई। आज के वीडियो में हम यूपी में बीएसपी के राजनीतिक पतन और बीजेपी से डरने वाली बीएसपी की छवि पर बात करेंगे। बीजेपी से मिले होने का संदेह बीएसपी पर आज से नहीं, हमेशा से ही लगता रहा। कई बार अफवाहें उड़ती रहती हैं और कई बार ठोस उदाहरण भी दिए जाते हैं, लेकिन 2014 के बाद से ऐसा कोई दल नहीं जिस पर यह आरोप ना चिपका हो कि बीजेपी की मदद कर रहा है। हर दल के भीतर कई नेता बीजेपी के लिए निकल आते हैं। इसका कारण कहीं और है। आप अगर नरेंद्र मोदी की राजनीति देखेंगे तो वे अक्सर बल्कि ज्यादातर विपक्ष के घर के भीतर राजनीति करते दिखाई देते हैं। अपने घर में कम नजर आते हैं, दूसरे के घर में फूट डालते हुए ज्यादा दिखते हैं, उनके नेताओं को तोड़ते हुए नजर आते हैं। तो बीएसपी बीजेपी के प्रकोप से बच जाएगी, ऐसा मान लेना नरेंद्र मोदी की क्षमता पर शक करने के जैसा होगा। वो इसी राजनीति के एक्सपर्ट हैं, बीजेपी से ज्यादा विपक्ष की राजनीति करते हैं। आज बीएसपी ढलान पर है। आकाश आनंद के आने से लग रहा था कि वह उठने की कोशिश कर रही है, लेकिन इस युवा नेता के हटाए जाने के बाद से फिर से लेवल चिपकने लगा है कि बीजेपी के लिए ही बीएसपी ने यह सब किया है। मायावती ने आकाश आनंद को केवल हटाया नहीं, अपने पत्र में आकाश आनंद के बारे में जिस तरह से लिखा है उससे साफ है कि आकाश की राजनीतिक संभावना लंबे समय के लिए समाप्त कर दी गई है। राजनीतिक दल अपने नेताओं को यहां वहां से हटाते रहते हैं, लेकिन इस तरह कोई नहीं हटाया जाता कि लगे कि उससे नकारा या बेकार नेता कोई दूसरा नहीं था। यह भी हो सकता था कि आकाश आनंद पद से इस्तीफा देते और चुपचाप कुछ समय के लिए गुमनामी में चले जाते, मगर मायावती का पत्र इस चर्चा में और आग लगा देता है कि बीएसपी को अब बीजेपी ही चलाती है। जब मायावती ने जौनपुर और बस्ती के उम्मीदवार बदले तो इस राजनीति की चर्चा चली। अभी 48 घंटे भी नहीं हुए कि आकाश आनंद को हटा दिया गया। जाहिर है लोग इस सवाल को गंभीरता से लेंगे कि आकाश आनंद को क्या बीजेपी की राह आसान करने के लिए हटाया गया है? जो ये सरकार है, जो ये बुलडोजर की सरकार नहीं, ये गद्दारों की सरकार है, गद्दारों की सरकार है। साथियों, जो सरकार अपने युवाओं को, जो अपने बच्चों को भूखा रखे, जो सरकार अपनी बहन बेटियों को, जो बहन बेटियों पे अत्याचार होने दे, जो अपने युवा साथियों को, युवाओं बच्चों को बेरोजगार रखे, जो अपने बड़े बुजुर्गों को फ्री राशन के नाम पर यहाँ की जनता को गुलाम बनाकर रखे, ऐसी सरकार को आप जानते हैं क्या कहना चाहिए? ऐसा शासनकाल पता है कहाँ होता है? जहां बच्चे भूखे रहें, जहां बहन बेटियों पे अत्याचार हो, जहां युवा बेरोजगार हो, जहां जनता फ्री राशन के नाम पे गुलाम बना दी जाए। हम यह बयान आपको पूरा नहीं सुना रहे, मगर इसी बयान में आगे चलकर आकाश बीजेपी सरकार की तुलना आतंकवादियों से करते हैं। अपने अगले भाषण में आकाश ने इस बयान का बचाव भी किया। आकाश का बयान अच्छा नहीं था। बीजेपी की आलोचना किसी और तरीके से की जा सकती थी। आतंकवादी कहना अतिरेक था, लेकिन क्या बीजेपी ने इसे यूपी में कोई बहुत बड़ा मुद्दा बनाया? अगर यही बात अखिलेश यादव ने कह दी होती या राहुल गांधी की जुबान से निकल आई होती तो बीजेपी देश भर में विरोध प्रदर्शन के बड़े बड़े कार्यक्रम कर रही होती और गोदी मीडिया कांग्रेस को घेर चुका होता। लेकिन आकाश आनंद के बयान से आपने ऐसा होता हुआ कुछ भी देखा क्या? ऐसा लगता है कि जितना बीजेपी को बुरा नहीं लगा, उससे ज्यादा मायावती को बुरा लग गया। मायावती ने जिस तरह से लंबा सा पत्र लिखकर आकाश आनंद को हटाया है, ऐसे तो कोई भी अपने उत्तराधिकारी को नहीं हटाता।
इसी दिसंबर में आकाश आनंद को उत्तराधिकारी बनाया गया और मई भी नहीं बीती कि आकाश का आनंद और आनंद का आकाश दोनों ही समाप्त कर दिया गया। मायावती चाहती तो इस्तीफा ले सकती थी, लेकिन जिस मीडिया से मायावती दूर रहती हैं उसके लिए बाकायदा पत्र भेजा गया और उसमें लिखती हैं कि विदित है कि बीएसपी एक पार्टी के साथ ही बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के आत्मसम्मान व स्वाभिमान तथा सामाजिक परिवर्तन का भी मूवमेंट है, जिसके लिए मान्यवर श्री कांशीराम जी व मैंने खुद भी अपनी पूरी जिंदगी समर्पित की है और इसे गति देने के लिए नई पीढ़ी को भी तैयार किया जा रहा है। इसी क्रम में पार्टी में अन्य लोगों को आगे बढ़ाने के साथ ही श्री आकाश आनंद को नेशनल कोऑर्डिनेटर व अपना उत्तराधिकारी घोषित किया, किंतु पार्टी व मूवमेंट के व्यापक हित में पूर्ण परिपक्वता आने तक अभी उन्हें इन दोनों अहम जिम्मेदारियों से अलग किया जा रहा है, जबकि इनके पिता श्री आनंद कुमार पार्टी व मूवमेंट में अपनी जिम्मेदारी पहले की तरह निभाते रहेंगे। अतः बीएसपी का नेतृत्व पार्टी व मूवमेंट के हित में एवं बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के कारवां को आगे बढ़ाने में हर प्रकार का त्याग व कुर्बानी देने से पीछे नहीं हटने वाला है। मायावती ने आकाश आनंद को उत्तराधिकारी बनाते वक्त नहीं सोचा कि आकाश आनंद परिपक्व है या नहीं। 2 हफ्ते पहले आकाश आनंद ने इंडियन एक्सप्रेस के लालमणि वर्मा को इंटरव्यू दिया, तब कहा कि राजनीति में आने की उनकी कोई योजना नहीं थी। बुआ मां चाहती भी नहीं थी कि कोई परिवार से राजनीति में आए। उन्होंने कई नेताओं से उम्मीद की, आजमाया, मगर वे खरे साबित नहीं हुए। आकाश आनंद अंग्रेजी और हिंदी भी बढ़िया बोलते हैं। उनके बोलने में कुछ कच्चापन तो है, लेकिन इसमें मायावती ने कुछ ज्यादा कर दिया। आकाश के कई उदाहरण गलत हैं, लेकिन इस तरह की भाषा उत्तर प्रदेश में आम मानी जाती है। मायावती चाहती तो उसमें सुधार कर सकती थी, आकाश को उतना बोलने से रोक सकती थी। जूते मारना या गोली मारना, इस तरह की बातें आकाश कर रहे थे, लेकिन यह सब ठीक किया जा सकता था। किसी भी युवा नेता में ऐसी कमी पाई जा सकती है, लेकिन अगर इस तरह से हटाया जाए तो आगे की राजनीति में उसके लिए उभरना मुश्किल हो जाता है। आकाश आनंद को मायावती ने इस तरह से क्यों हटाया कि फैसला उनका नहीं, अमित शाह का बताया जाने लगा। अमेठी से कांग्रेस के उम्मीदवार किशोरी लाल शर्मा का यह बयान देखिए। शर्मा लिखते हैं कि अमित शाह जी को बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने पर हार्दिक बधाई। निश्चित रूप से इसमें व्यंग्य है, लेकिन यह बात तो कई लोग कर रहे हैं। आकाश आनंद को रैलियों में भाषण देने से पहले ही रोक दिया गया था। सीतापुर में उन्होंने भाषण दिया, जिसमें बीजेपी को आतंकवादी और तालिबानी बता दिया। इस बयान के बाद पुलिस ने उनके खिलाफ एक एफआईआर भी की, जिसका बसपा के कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर विरोध भी किया। क्या सिर्फ एक एफआईआर का इतना असर हो गया कि बीएसपी ने उत्तराधिकारी और नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद से आकाश को हटा दिया? राजनीति में नेता तो इंतजार करते हैं कि उनके खिलाफ कोई एफआईआर करे ताकि वे खुद को शहीद बताकर नेता बन जाएं। अगर केस मुकदमे के डर से यह कदम उठाया गया है, तब तो बीएसपी के नेता मायावती को सुनीता केजरीवाल और कल्पना सोरेन की तरफ देखना चाहिए। इनके पति और राजनेता को ईडी ने जेल में डाला। इसके बाद भी पार्टी के नेता और काडर जमीन पर संघर्ष कर रहा है। खुद सुनीता केजरीवाल और कल्पना सोरेन जगह जगह घूमकर भाषण दे रही हैं। बीएसपी अगर खुद को मूवमेंट की पार्टी कहती है, तो उसका मूवमेंट कहां चल रहा है? क्या काडर और मूवमेंट की पार्टी एफआईआर से डर जाएगी? तब तो आकाश आनंद कभी राजनीति ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि राजनीति में एफआईआर का खतरा तो हमेशा ही होता है। मायावती को अगर सुनीता केजरीवाल या कल्पना सोरेन से नहीं सीखना है तो कोई बात नहीं, उन्हें कम से कम इस मामले में ममता बनर्जी की तरफ देखना चाहिए था। ममता बनर्जी 2 साल के बच्चे को अपने हाथों से खिला रही हैं। ये अभिषेक बनर्जी हैं। ममता बनर्जी के सिर पर पट्टियां बंधी हैं जब वाम सरकार में उन पर हमला हुआ। आज यही अभिषेक बनर्जी ममता बनर्जी के उत्तराधिकारी के रूप में स्थापित हो चुके हैं। ममता बनर्जी के सामने भी अपनी पार्टी के उत्तराधिकार की समस्या रही होगी। ममता ने अपने भतीजे पर भरोसा किया और मजबूती के साथ अभिषेक बनर्जी के पीछे खड़ी रही। अभिषेक बनर्जी तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव हैं। 2011 में तृणमूल के युवा कांग्रेस के अध्यक्ष बना दिए गए।
2014 में अभिषेक बनर्जी डायमंड हार्बर से सांसद चुने गए, 2019 में सांसद बने, यानी अभिषेक बनर्जी भी उसी उम्र में राजनीति में लाए गए जिस उम्र में आकाश आनंद को मौका मिलना शुरू हुआ। आज आकाश आनंद की उम्र 29 साल है और अभिषेक बनर्जी की 36 साल। अभिषेक बनर्जी पर तो ईडी का केस भी चल रहा है, लेकिन उसके डर से ममता ने अभिषेक को घर में बंद नहीं किया, बल्कि राजनीति के मैदान में खुला छोड़ दिया, गलतियां करने के लिए भी और सीखने के लिए भी। ममता बनर्जी आज भी अभिषेक के लिए लड़ती हैं और अभिषेक बनर्जी ममता बनर्जी के लिए लड़ रहे हैं। आज तृणमूल की रैलियों में अभिषेक को दूसरी ममता बनर्जी के रूप में देखा जाने लगा है। अभिषेक बनर्जी की बात मतलब ममता बनर्जी की बात। किराएदार है, जाकी मकान थोड़ी है, सभी का खून है इस मिट्टी में शामिल। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैनो, बुद्धो, समाज, सभी का खून है इस मिट्टी में शामिल। हिंदुस्तान किसी का बाप का थोड़ी है। ममता बनर्जी और मायावती अपने अपने भतीजों के मामले में बिल्कुल अलग हैं। ममता बनर्जी जिस तरह से खुद लड़ते भिड़ते राजनीति में स्थापित हुई थीं, उसी तरह से अभिषेक बनर्जी को लड़ना भिड़ना सिखा रही हैं। मायावती ने भी हिंसा और धक्का मुक्की का सामना किया है। राजनीति में उनका आना मर्दों की दुनिया को बड़ी चुनौती थी, लेकिन मायावती की राजनीति में अब लड़ाई का वो जज्बा दिखाई नहीं देता। जबकि वे खुद 28-29 साल की उम्र में राजनीति में आई और सड़क पर बहुत लंबा संघर्ष किया। आकाश आनंद के हमने कई इंटरव्यू सुने हैं। वे बीएसपी में युवा होते काडर की उम्मीद बनने लगे थे। उनकी बातें नई भी लग रही थी, वे बोलने में खतरे उठा रहे थे। मतलब जिस तरह से मायावती लिखा हुआ बयान पढ़ती हैं, संभल कर बोलती हैं ताकि कोई गलत कोट ना करे, बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश ना करे, आकाश बोलने में खतरे उठाने लगे। यही कारण था कि इस चुनाव में आकाश आनंद अभी सक्रिय ही हुए थे कि मीडिया की नजर पड़ गई। कई जगहों पर इंटरव्यू देने लगे जो बीएसपी की मीडिया से दूरी बनाकर चलने की नीति से काफी अलग नजर आया। आकाश आनंद ने केवल इंडियन एक्सप्रेस और बीबीसी को इंटरव्यू नहीं दिया, बल्कि एएनआई की स्मिता प्रकाश को भी इंटरव्यू दिया, जिस एजेंसी को बीजेपी के करीब माना जाता है। ऑल्ट न्यूज के ट्विटर हैंडल पर अगर आप एएनआई के बारे में पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि एएनआई कैसे एक खास राजनीति को प्रमोट करती है। आकाश आनंद एएनआई को इंटरव्यू देने चले गए। कोई भी इस प्लेटफॉर्म पर आता है तो उसे इसी संदेह के निगाह से देखा जाता है कि इसके पीछे बीजेपी है या नहीं। लेकिन आकाश आनंद को लेकर किसी ने ऐसी कोई बात बहुत प्रमुखता से तो नहीं कही। मायावती मीडिया से सीमित संवाद करती हैं, लेकिन किसी के स्टूडियो जाकर इंटरव्यू देना उनकी राजनीति का हिस्सा कभी नहीं रहा। ऐसा इसलिए भी कि मीडिया ने बीएसपी को अक्सर सवर्ण जातिवादी फ्रेम से ही देखा। बाद में बदलाव भी हुआ, लेकिन यह जारी भी रहा। इसी मीडिया में मायावती को भारत के भावी प्रधानमंत्री के रूप में पेश भी किया गया, लेकिन यह सब 2014 से बहुत पहले की बातें हैं। कांशीराम ने बीएसपी की बुनियाद कैमरे के दम पर नहीं रखी थी, काडर के दम पर रखी थी कि कैमरे उसके नेताओं का पीछा नहीं करेंगे, तब भी बीएसपी का काडर मैदान में डटा मिलेगा। बीएसपी ने पहले भी नहीं किया और ना अब करती है। मायावती जरूर बिना सवाल जवाब के प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं और लिखा हुआ बयान पढ़कर चली जाती हैं। ट्विटर पर आधिकारिक शैली में संक्षिप्त बयान जारी करती हैं। कभी भी अपनी राजनीति को कैमरे के दम पर घर घर पहुंचाने का प्रयास नहीं करती। मीडिया से दूर रहने का उनका अपना चुनाव हो सकता है, लेकिन अब तो यूपी में बसपा बहुत दूर से भी नजर नहीं आती। नोट करने वाली बात यह है, जिस पर हम आगे इस वीडियो में बात करेंगे, मायावती ने अभी तक रोड शो की भी नकल नहीं की और न सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर को बुलाकर इंटरव्यू देना शुरू किया है। मीडिया में बीएसपी की राजनीति को बहुत कम फॉलो किया जाता है। 2007 के बाद से इसमें बदलाव आया। मायावती को स्वतंत्र और साहसिक राजनेता की तरह देखा जाने लगा। प्रशासक के रूप में उनकी छवि बनी। सवर्ण मतदाता भी बीएसपी के साथ आए और बीएसपी ने भी सवर्ण मतदाताओं को साथ बुलाया। बसपा मुख्यालय में ब्राह्मण नेताओं ने शंख से मायावती का स्वागत किया।
लेकिन 2014 के बाद से मायावती और बीएसपी को बीजेपी से डरने वाली या पीछे हटने वाली पार्टी के रूप में देखा और दिखाया जाने लगा। हो सकता है कि अब भी जातिवादी चश्मे से ही बीएसपी को देखा जाता हो, लेकिन अब कई दलित बुद्धिजीवी भी बीएसपी की इस निष्क्रियता को उसी नजर से देखते हैं। वे अब बीएसपी को वहां नहीं पाते जिस जमीन पर तमाम दल बीजेपी आरएसएस की राजनीति से सामने से लड़ते हुए नजर आते हैं। बीएसपी की जमीन पर अपनी इमारत बनाने का सपना देख रहे भीम आर्मी के चंद्रशेखर आजाद रावण ने कोशिश कम नहीं की, मगर सफलता नहीं मिली। चंद्रशेखर रावण ने सड़क की राजनीति से गायब हो रही बीएसपी को पहचाना, इसलिए वे खुद सड़क पर आ गए। एक निर्भीक दलित युवा नेता की छवि बनने की पूरी कोशिश की, मगर अभी तक यूपी में बीएसपी का किसी भी रूप से विकल्प नहीं बन पाए। आप उनकी राजनीति को देखिए, वो जितना सड़क पर संघर्ष करते हैं उतना ही मीडिया से भी नजदीकी बनाकर रखते हैं। चंद्रशेखर रिस्क लेने वाले दलित नेता हैं, इसलिए भले चुनाव ना जीत पाते हों, मगर चंद्रशेखर ने जगह बना ली है। चंद्रशेखर आजाद रावण का जिक्र इसलिए किया क्योंकि जब आकाश आनंद ने मोर्चा संभाला और सभाओं में भाषण देने लगे, तब उन्होंने चंद्रशेखर रावण को भी निशाना बनाना शुरू किया। नाम नहीं लिया, मगर उनकी बातों में चंद्रशेखर रावण का नाम सुनाई देने लगा। आकाश आनंद ने इस चुनाव में नगीना की सभा से शुरुआत की, जहां चंद्रशेखर रावण निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। एक्सप्रेस इंटरव्यू में रावण पर सीधा सवाल भी पूछा गया कि क्या आप चंद्रशेखर से बसपा को कोई खतरा देखते हैं। तब आकाश ने कहा कि मान्यवर साहब ने अपनी किताब चमचा युग में ऐसे लोगों, उनके चरित्र और उन्हें खड़ा करने वालों के बारे में लिखा था। विपक्षी पार्टियों को बसपा को कमजोर करने का बहाना चाहिए, इसलिए वो ऐसे दलों को खड़ा करती हैं। मान्यवर साहब और बहन जी के समय में भी ऐसे लोग और ऐसे दल थे। आजाद अकेले नहीं हैं, ऐसे और भी कई लोग हैं। हम उन्हें खतरे की तरह नहीं देखते। ये लोग मौसमी हैं जो आते हैं और चले जाते हैं। साथियों, पिछले कुछ सालों से आप लोगों के बीच में इन विरोधी पार्टियों ने किस्म किस्म के लोग छोड़ रखे। अब नाम लेके उनको बताना क्या, उनको हवा देने की कोई जरूरत नहीं, पर वो आप लोगों को कुछ इस तरीके से भटका रहे हैं, वो मैं काम आपके सामने रख देता हूं और आपको बोलता हूं कि आपसे विनती करता हूं कि उनके चक्करों में ना पड़े, क्योंकि एक बार आप उनके चक्करों में फंस गए तो फिर वहां से निकालना बहुत मुश्किल होगा। इस इंटरव्यू में आकाश आनंद की वैचारिक पकड़ कितनी स्पष्ट है। इसीलिए आकाश आनंद ने बसपा के काडर में जान डालना शुरू कर दिया। उसके वोट बैंक को फिर से उम्मीद होने लगी कि कोई लड़ने वाला आया है, मगर एक एफआईआर के बाद उनका सेनापति ही किनारे कर दिया जाए, पद से हटा दिया जाए, बसपा के समर्थकों को इसकी उम्मीद नहीं रही होगी। क्या आकाश को इसलिए हटाया गया क्योंकि उनके सक्रिय होने से दलित वोट बैंक वापस बसपा की तरफ लौटता और इस चुनाव में इससे बीजेपी को नुकसान हो जाता। साथियों, रोजगार पर एक और टिप्पणी करी थी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने। उन्होंने कहा था कि भाई सरकारी नौकरियां नहीं है तो क्या हुआ, सरकारी नौकरियां नहीं है तो क्या हुआ, भाई पकोड़े तो तल रहा है ना, वो भी तो रोजगार है। अब आप ही बताइए, इतनी पढ़ाई लिखाई कराकर अपने बच्चे को आप पकोड़ा तलवाएंगे क्या? बहुजन समाज पढ़ा लिखा समाज है, वो पकोड़े तलने के लिए नहीं पैदा हुआ है। वो यहाँ अपने भारत की संविधान के आधार पर चलकर अपने भारत को आगे बढ़ाने का काम करेगा। इस चुनाव में विपक्ष बीजेपी पर संविधान बदलने का आरोप लगा रहा है। चर्चाएं चल रही हैं कि दलित मतदाताओं में इसका असर हो रहा है और यहां खबर आती है कि दलितों की एकमात्र मजबूत पार्टी बीजेपी से मैनेज होती जा रही है। ऐसी चर्चाएं बीएसपी के लिए ठीक नहीं। इस चुनाव में क्या आपने प्रधानमंत्री मोदी के भाषण में बीएसपी को नोट किया है? वे ज्यादातर कांग्रेस समाजवादी पार्टी को टारगेट करते हैं, बीएसपी को उस तरह से क्यों नहीं करते? क्यों नहीं सवाल करते कि यहां लोकतंत्र नहीं है, पार्टी में उत्तराधिकारी कैसे हो सकता है? मायावती ने बाकायदा उत्तराधिकारी शब्द का इस्तेमाल किया। यही नहीं, जब आकाश आनंद ने इंडिया टीवी को साक्षात्कार दिया तब उनसे सवाल किया गया, क्या वे राम मंदिर के दर्शन करने जाएंगे? इस पर आकाश ने जवाब दिया, नहीं, बिल्कुल नहीं, क्या जरूरत है, हम संसद जरूर जाएंगे। बाबा साहब ने वहां पर संविधान डिलीवर किया था, वहां जाएंगे। भाजपा का हमेशा से वादा रहा था कि भाई हम हर साल 2 करोड़ नौकरियां देंगे। अब 2024 में
ना नौकरी की बात होती है, ना तरक्की की बात होती है, ना रोजगार की बात होती है, ना सुरक्षा की बात होती है, तो सिर्फ मंदिर, मस्जिद और धर्म की। ना धर्म ने कभी किसी का पेट भरा है, ना कभी भर पाएगा। आकाश का यह जवाब कितना परिपक्व जवाब है। बीजेपी बीएसपी को लेकर चुप रहती है, क्या इसलिए उसे अब बीएसपी से चुनौती नहीं मिलती, या इसलिए कि उसे बीएसपी से मदद मिल जाती है। बीएसपी 2014 के बाद से यूपी में लोकसभा और विधानसभा के चुनावों में लगातार गिरावट का सामना कर रही है। 2022 के विधानसभा चुनाव में बीएसपी को एक सीट मिली, उसका वोट शेयर 12.8% पर आ गया। 1993 में जब पहली बार बीएसपी चुनाव लड़ी तब उसे 67 सीटें मिली थीं, लेकिन जहां बीएसपी ने कई बार सरकार बनाई हो वहां उसे एक सीट मिलती है। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीएसपी को एक भी सीट नहीं मिली, तब भी 19.77% वोट मिला। 2017 के विधानसभा चुनाव में बीएसपी को 22.23% वोट मिले, सीटें मिली 19। समाजवादी पार्टी से अलग होकर लड़ने से बीजेपी को बड़ा फायदा पहुंचा और बीएसपी को सबसे ज्यादा घाटा हुआ। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीएसपी समाजवादी पार्टी के साथ लड़ती है तो बसपा के 10 सांसद हो जाते हैं। इंडियन एक्सप्रेस के दीप्तिमान तिवारी ने लिखा है कि 2022 के विधानसभा चुनाव में बीएसपी का वोट शेयर उतना ही रह गया जितना यूपी में जाटव का वोट शेयर है। मान्यवर कांशीराम ने इसे बहुजन पार्टी के रूप में बनाया, इसमें कई दलित और पिछड़ी जातियों की छतरी बनाई। आज बसपा का आधार बिखर गया है। सीएसडीएस के संजय कुमार का मानना है कि विधानसभा चुनाव में बसपा को मुस्लिम वोट बीजेपी से कम मिले, जबकि उसे हमेशा 20 से 23% वोट मिला करते थे। 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले सीबीआई ने मायावती और अखिलेश यादव दोनों पर अलग अलग एफआईआर दर्ज की। ठीक चुनाव से पहले सीबीआई ने मायावती के कार्यकाल में 21 राजकीय शुगर मिलों की बिक्री के संबंध में एफआईआर की थी। अप्रैल 2019 में मायावती का रवैया आज से बहुत अलग था। तब उन्होंने कहा था कि केंद्र की सरकार चुनावों के दौरान सीबीआई का गलत इस्तेमाल कर रही है और प्रशासनिक फैसलों को राजनीतिक रंग दिया जा रहा है। पुलवामा हमले से कुछ महीने पहले जनवरी 2019 में अवैध खनन के मामले में सीबीआई ने एक और एफआईआर दर्ज की, जिसका संबंध 2012-16 के बीच अखिलेश यादव की सरकार के दौरान हुई कथित गड़बड़ियों से था। 2019 में जब इस मामले में एफआईआर हुई तब बसपा, सपा, रालोद अपने गठबंधन की घोषणा करने ही वाले थे। उस समय इस मामले में 14 जगह छापे पड़े, जिसमें सपा, बसपा दोनों के नेताओं के ठिकाने शामिल थे। इस बार के चुनाव से पहले फरवरी महीने में सीबीआई ने अखिलेश यादव को उसी मामले में गवाह के रूप में पेश होने के लिए कहा। यूपी में कांग्रेस लंबे समय से ही कमजोर रही है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के अलग अलग प्रयोग करने के बाद भी उसे मजबूती नहीं मिली। लेकिन बीएसपी जैसी मजबूत पार्टी का हाल कांग्रेस की तरह हो जाए यह कोई छोटी घटना नहीं, जिसके पास आज भी एक बहुत बड़ा आधार है, काडर है, फिर भी वह पार्टी उसी आधार तक सिमटी हुई है। अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी को देखें तो इन दोनों में इतनी गिरावट नजर नहीं आई जितनी बीजेपी में। नरेंद्र मोदी की राजनीति की सबसे बड़ी कामयाबी यही है कि उन्होंने बीजेपी के लिए यूपी में कांशीराम की बीएसपी को चुनौती के रूप में समाप्त कर दिया। बीएसपी जैसी पार्टी समाप्त नहीं हो सकती, लेकिन 2014 से अब तक बीएसपी मोदी के यूपी में आने के बाद से उठ ही नहीं पाई। इसी दौर में समाजवादी पार्टी कभी कमजोर नहीं हुई। पिछली बार अखिलेश अकेले लड़कर 100 से अधिक सीटें ले आए, वोट प्रतिशत में 7 से 8% की वृद्धि की। कांग्रेस तो पहले से ही कमजोर रही है, लेकिन यूपी में बसपा कांग्रेस की तरह कमजोर क्यों हो गई? बीएसपी जो एक मजबूत पार्टी थी, जिसकी निर्भीकता और स्पष्टता के कारण यूपी में धर्म की राजनीति को जगह नहीं मिल रही थी, 1992 में बाबरी मस्जिद के ध्वंस से जो तूफान पैदा हुआ, उस तूफान में भी मान्यवर कांशीराम बरगद की तरह खड़े नजर आए और बीजेपी को यूपी में रोक दिया। मोदी ने उसी बीएसपी से कई तरह के वोट बैंक लेकर धर्म की राजनीति का नया मैदान बना दिया है और बीएसपी आउटसाइडर की तरह नजर आती है। मोदी की राजनीति में क्षेत्रीय दलों का कोई भविष्य नहीं है। महाराष्ट्र के 2 मजबूत क्षेत्रीय दलों के 2 हिस्से कर दिए गए। बिहार में जनता दल यूनाइटेड पर खतरा मंडरा रहा है, जबकि वहीं तेजस्वी यादव ने लड़ते लड़ते अपने पिता की बनाई पार्टी को एक मजबूत स्थिति में ला दिया है।
लेकिन इन सब के बीच यूपी की सबसे मजबूत पार्टी बीएसपी आज बीजेपी के पीछे नजर आती है। शरद पवार का बयान एक्सप्रेस में छपा है कि चुनाव के बाद क्षेत्रीय दल कांग्रेस के और करीब जाएंगे, लेकिन बीएसपी अभी तक यह छवि क्यों ढो रही है कि वह बीजेपी के काम आ रही है। मायावती की बीएसपी लड़ती क्यों नहीं है, सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन इस सवाल पर भी अब लोग ध्यान नहीं देते। लखीमपुर खीरी में मायावती की सभा थी, उनके भाषणों में जितना हमला कांग्रेस पर हुआ उतना ही नरेंद्र मोदी की सरकार की नीतियों पर भी। इसके बाद भी मायावती को बीजेपी की तरफ या बीजेपी के करीब क्यों देखा जाता है? लेकिन इनकी भी ज्यादातर ही जातिवादी, पूंजीवादी, संकीर्ण, सांप्रदायिक व द्वेषपूर्ण नीतियों एवं कार्य प्रणाली आदि से तथा इनकी कथनी व करनी में भी काफी अंतर होने की वजह से अब ऐसा लगता है कि इस बार ये पार्टी भी यानी कि भारतीय जनता पार्टी भी केंद्र की सत्ता में आसानी से वापस आने वाली नहीं है, बशर्ते यदि ये चुनाव इस बार फ्री एंड फेयर होता है तथा आम चर्चा के मुताबिक वोटिंग मशीनों में भी कोई गड़बड़ी आगे नहीं की जाती है। और वैसे भी इस बार चुनाव में इनकी कोई भी पुरानी एवं नई चल रही नाटकबाजी, जुमलेबाजी व गारंटी आदि काम में आने वाली नहीं है। आकाश आनंद ही बेहतर बता सकते हैं कि इस तरह से बेदखल किए जाने पर उन्हें कितना बुरा लग रहा है। उनके पिता इसी पार्टी में रहेंगे, अहम पद पर हैं। यह भी सच है कि मायावती आज भी वोट ट्रांसफर कराने का पावर रखती हैं। ऐसा पावर किसी भी नेता के पास भारतीय राजनीति में आज भी नहीं है, और शायद इसलिए कई दलों ने बीएसपी के साथ समझौता किया कि बसपा अपना वोट ट्रांसफर कराएगी। लेकिन यहां बिना समझौता किए ही आरोप लग रहा है बीएसपी का वोट बीजेपी की तरफ ट्रांसफर हो रहा है। आने वाले दिनों में मायावती के भाषणों पर नजर रखिए, देखिए कि वे बीजेपी को लेकर कितना प्रहार करती हैं। उनकी परिपक्वता का असर उनके भाषण में किस रूप में दिखाई देता है, कमजोरी के रूप में या बहुजन मूवमेंट की निर्भीकता के रूप में, नजर रखिए। नमस्कार, मैं रविश कुमार।